ओके स्टार्ट। सेंटर स्टेट रिलेशंस, जैसा कि आप सभी जानते हैं आर्टिकल 280 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट को एक फाइनेंस कमीशन बनाना होता है और वो फाइनेंस कमीशन लगभग 3 तरह की रिकमेंडेशंस, 3 तरह से ट्रांसफर्स की रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करता है। एक डिविजिबल पूल जो टैक्सेस का है उसमें से शेयर एलोकेशन, सेकंड ग्रांट्स इन एड एंड थर्ड वन इज अ लोन। फाइनेंस कमीशन के अलावा एक और ऑर्गेनाइजेशन है प्लानिंग कमीशन, और प्लानिंग कमीशन भी प्लान लोन्स और प्लान ग्रांट्स जो है वो प्रोवाइड कराता है स्टेट को। इसके अलावा थर्ड है डिस्क्रिशनल, यानी कि सेंट्रल मिनिस्ट्रीज भी अपने अकॉर्डिंग पॉलिसीज बना के प्रोवाइड कर देती है। इसमें हम सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हमें देखना था कि रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर। तो हमने रेवेन्यू के सोर्सेज दोनों गवर्नमेंट्स के देख लिए थे, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी स्टेट गवर्नमेंट के भी। एक्सपेंडिचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ये जानते हैं कि स्टेट पे ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सेंटर, लेकिन जो फ्रूटफुल रिसोर्सेज हैं वो सेंटर के पास ज़्यादा है एज कम्पेयर टू स्टेट। इसकी वजह से एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है सेंटर और स्टेट के बीच में, और इस इम्बैलेंस को फुलफिल करने के लिए डेवोल्यूशन ऑफ द टैक्सेस होता है फ्रॉम द सेंटर टू द स्टेट्स ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द 280 फाइनेंस कमीशन। कुल मिलाकर के अब तक 14 फाइनेंस कमीशन बना दिए गए हैं जब से देश की कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्टेंस में आया है, और राइट नाउ अभी 14 फाइनेंस कमीशन का टेन्योर है 2015 से 2020 तक। इसके हेड है YV रेड्डी। जो 13 फाइनेंस कमीशन थे उनके हेड थे केलकर ही बोला था, विजय केलकर। ओके जी, अब ध्यान से सुनिए कंसेप्ट क्या है। इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पर ये है कि आज की डेट में GST आ चुका है, तो अब नेक्स्ट ईयर से आप GST के बारे में पढ़ेंगे, और जो फाइनेंस कमीशन है जिस तरह से भी 42% टैक्स का शेयर वो बताएगा सेंटर से स्टेट की तरफ, वो GST वाले टैक्सेस में से होगा। वो वी विल डिस्कस जब समय आएगा। अभी के मुताबिक अगर हम शुरू करें फर्स्ट फाइनेंस कमीशन से, तो होता क्या था, कुल मिलाकर के एक कंक्लूजन ये डेवलप होती है। हम पहले कलेक्टिवली फर्स्ट टू 10th तक पढ़ लेंगे, फिर थोड़ा सा बैच 11th का अलग से आएगा और 12th का थोड़ा बड़ा आएगा। तो फर्स्ट टू 10th पढ़ते हैं। इसमें मैं आपको समझा देता हूँ। फर्स्ट फाइनेंस कमीशन से लेकर के 10th फाइनेंस कमीशन तक सभी फाइनेंस कमीशंस में 2 से 3 चीज़ें फॉलो की गई। वो क्या? सपोजिटली जो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन था उसने बोला कि ये जो इनकम टैक्स कलेक्शन होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, इसमें लगभग 55% शेयर जो है वो स्टेट्स को मिलना चाहिए। मतलब वर्टिकल डेवोल्यूशन 55% होना चाहिए ऊपर से नीचे जो आएगा। फाइनेंस कमीशन बदलते गए, सेकंड फाइनेंस कमीशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कुल मिलाकर के 10th फाइनेंस कमीशन तक सिचुएशन ये क्रिएट हुई कि ये कहा जाने लगा कि लगभग 85% इनकम टैक्स का स्टेट गवर्नमेंट्स को जाना चाहिए। तो 10th फाइनेंस कमीशन तक 85% इसकी वेटेज हो गई। डन, ये क्लियर? 55 से बढ़ते बढ़ते 85 चल, तो अब 85 पे पहुंच गया। अब इसके बाद क्या होता है नेक्स्ट स्टेप? वर्टिकल डेवोल्यूशन। वर्टिकल डेवोल्यूशन तो क्लियर है कि दैट इज क्लियर कट 85%। अब हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन की बात होगी कि हॉरिजॉन्टली 85% कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो। तो शुरू से लेके 10th फाइनेंस कमीशन तक शुरुआत में 2 चीज़ों को, फैक्टरों को माना जाता था। पहला फैक्टर पॉपुलेशन और सेकंड फैक्टर कलेक्शन, टैक्स कलेक्शन। तो पॉपुलेशन को ज़्यादा वेटेज दी जाती थी और कलेक्शन को उससे कम। बट ये 2 इंडिकेटर थे, मतलब जिस स्टेट में जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन और जिस स्टेट से जितना कलेक्शन आ रहा है। सो अल्टीमेटली इसकी वजह से 2 तरह के स्टेट्स को बेनिफिट होता था। लॉजिकली सोचो, एक वो स्टेट्स जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होती थी और दूसरे वो स्टेट्स जिनमें से कलेक्शन, यानी कि जो ज़्यादा डेवलप्ड थे, तो जिनकी कलेक्शन ज़्यादा होती थी। सो अल्टीमेट एस्पेक्ट इज कि ये फॉर्मूले को बहुत समय तक फॉलो किया गया, लेकिन धीरे धीरे बीच में आकर के कई तरह के चेंजेस इंड्यूस कर दिए गए। वो चेंजेस क्या इंड्यूस किए गए? पॉपुलेशन के साथ कलेक्शन, कलेक्शन के साथ धीरे धीरे एरिया जोड़ दिया गया, एरिया के साथ धीरे धीरे फिस्कल एक्टिविटी कि कौन सा स्टेट कितने अच्छे से अपने खर्चे कम कर रहा है और कितने अच्छे से अपना रेवेन्यू बढ़ा रहा है, उसको भी प्रमोट करना है। तो फिर उसको बोलेंगे कि तू अगर इस तरह से फिस्कल इंडिकेटर्स अच्छे करेगा तो तुझे टैक्स में शेयर ज़्यादा मिलेगा, उसको जोड़ दिया गया। इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, तो धीरे धीरे अल्टीमेटली वो सारी बातें जो मैंने आपको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में समझाई थी वो सारी इंड्यूस हो गई। पॉपुलेशन आ गया, एरिया आ गया, GDP पर कैपिटा डिस्टेंस वाला कंसेप्ट आ गया, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस आ गया, इंडेक्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कि किसके इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है,
फॉरेस्ट की बात आ गई, और करके ये सारे पॉइंट इंड्यूस होते चले गए हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। एट द एंड इन सारे पॉइंट्स को अगर हम कलेक्टिवली देखें तो जो बैकवर्ड और हाईली पॉपुलर स्टेट्स थे उनको ज़्यादा शेयर मिलता चला गया। अब बैकवर्ड और हाईली पॉपुलर स्टेट्स में कौन से स्टेट्स आ जाते हैं, जैसे सिंपली यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये ऐसे स्टेट्स थे जो बैकवर्ड थे और पॉपुलेशन भी इनमें ज़्यादा थी, तो इनको शेयर ज़्यादा मिलता चला गया। बाकी कोई और बड़ी बात नहीं। कुल मिलाकर के बाद यहाँ पर ये खत्म होती है कि ये 10वें फाइनेंस कमीशन तक ही मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ उसका रीज़न समझ आ जाएगा, क्योंकि 10th फाइनेंस कमीशन के बाद जो 11th फाइनेंस कमीशन है वहाँ पर अल्टरनेटिव स्कीम ऑफ डेवोल्यूशन यूज़ कर ली गई थी। ठीक है, तो उसके बाद ये सारे सिंगल टैक्स में से शेयर देने वाला प्रोसेस ही खत्म कर दिया था, क्योंकि फिर तो सारे टैक्सों में ओवरऑल शेयर देना शुरू कर दिया था। तो ये सिर्फ 10th फाइनेंस कमीशन तक की कहानी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सेकंड टैक्स था एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी की शुरुआत होती है 1950s में। अगर हम ध्यान से देखें होता क्या है, शुरुआत में गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें जैसे टोबैको, जैसे मैच स्टिक्स, मैचेस माने मैच नहीं माचिस है, तम्बाकू, माचिस और वेजिटेबल प्रोडक्ट्स, ये बहुत ज़्यादा लोग खाते हैं और ये बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं। तो शुरुआत में गवर्नमेंट ने इसके ऊपर टैक्स लगाना शुरू कर दिया और ये बोला कि ये एक्साइज ड्यूटी हम स्टेट्स के साथ शेयर करेंगे। डन। शुरुआत में इसका लेवल रखा गया 40-45%। फिर धीरे धीरे सेकेंड, थर्ड, फोर्थ फाइनेंस कमीशन आते गए और उन फाइनेंस कमीशन ने क्या किया, उन्होंने ग्रेजुअली नई आइटम्स और एक्साइज ड्यूटी में डालते चले गए और टैक्स का शेयर घटाते चले गए, क्योंकि जितनी ज़्यादा नई आइटम्स आ जाएंगी उतना टैक्स कलेक्शन बढ़ जाएगा। और टैक्स कलेक्शन अगर बढ़ जाएगा, जैसे सपोज कीजिए 100 रुपये का 45% सिर्फ 45 रुपया होगा, लेकिन 1000 रुपये का 25% भी कितना हो जाएगा, सिर्फ 250 रुपया। तो वॉल्यूम ऑफ द रेवेन्यू बढ़ता चला गया, टैक्स कलेक्शन बढ़ता चला गया और परसेंटेज शेयर जो है वो घटता चला गया। कुल मिला के 10th फाइनेंस कमीशन जब तक आया तो तब तक क्या होने लगा था कि 6, 7, 8 फाइनेंस कमीशन तक ये 20-25% कर दिया गया, लेकिन 10th फाइनेंस कमीशन आने तक इसको फिर से रेस करके 40-45% किया गया। इसमें एक फेनोमेना इन्होंने ये यूज़ किया कि जो डेवलप्ड स्टेट हैं उन सभी को इक्वली, मतलब ऑल इन ऑल इंडिया के सभी स्टेट्स को 40% मिलेगा, अलग से 5% हम देंगे वो जो डेफिसिट स्टेट्स हैं, यानी कि जिनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो इसको 2 हिस्सों में बांट दिया, 5% अलग कर दिया, 40% अलग कर दिया। कुल मिला के फर्स्ट फाइनेंस कमीशन से 10th फाइनेंस कमीशन तक एक्साइज ड्यूटी के अंदर आइटम्स डे बाय डे इंक्रीज होती चली गई। 3 आइटम से पहले 8 हुई, 8 से 40 और 40 से फिर ऑल आइटम्स। और जो टैक्स का परसेंटेज शेयर था पहले वो ज़्यादा से घटा, 40 से 45 से घटते घटते 25 फिर 20% आया और फिर फाइनली 40-45 तक गया। इसकी 2 डिवीजन्स क्रिएट हो गई, 40 वाला सभी को और 5 वाला स्पेसिफिकली डेफिसिट स्टेट्स को। और अल्टीमेटली जो बाद में 10th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन है उसमें इसको 47.5% कर दिया, 40% सभी को, 7.5% उनको। कुल मिला के ये कंसेप्ट फॉलो किया। तो एक्साइज ड्यूटी में से इस तरह से शेयर मिलता था। आपने देखा इनकम टैक्स का शेयर चला गया, एक्साइज ड्यूटी का शेयर चला गया। है एक्साइज ड्यूटी इन ल्यू ऑफ सेल टैक्स। आप सभी जानते हैं कि ये स्टेट गवर्नमेंट का राइट होता है कि वो सेल टैक्स चार्ज करेंगे, दैट एवरी पीपल नो, ओके, दैट इज द राइट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन कुछ ऐसे आइटम्स थी जो बहुत ज़्यादा ऑल इंडिया में कंज्यूम होती थी, माने उनका इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन बहुत होता था। जैसे इसमें क्या था, टोबैको एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था, इसी के साथ साथ आप देखिए वुलन क्लॉथ, कॉटन क्लॉथ और हैंडमेड फैब्रिक। सो अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती थी इंटर स्टेट। तो हर स्टेट से पास होगी, हर स्टेट सेल टैक्स लगाएंगे, अल्टीमेटली प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली होता चला जाएगा। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि जो ऑल इंडिया कंज्यूम होने वाली चीज़ें हैं इसको बचाना पड़ेगा हमें। तो गवर्नमेंट ने स्टेट्स को बोला, उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया, उनको बोला कि आप अपना सेल टैक्स इन चीज़ों पे मत लगाया करो, हम इस पर एक्साइज ड्यूटी लगाते हैं, एक सिंगल एक्साइज ड्यूटी लगा देंगे और अल्टीमेटली आपको उस एक्साइज ड्यूटी में से सारा का सारा पैसा आप ही को दे देंगे, हम कुछ भी नहीं रखेंगे। स्टेट ने पूछा दोगे कैसे, तो उन्होंने बोला कि ऐसे देंगे
कि हम ये देख लेंगे कि जिस जिस स्टेट को जितना जितना सेल टैक्स लगा के पैसा आता था, एक्साइज ड्यूटी में जब हम बंटवारा करेंगे तो हम देखेंगे कि सेल टैक्स के थ्रू जितना आ रहा था पहले हम उतना दे देंगे हर स्टेट को। मैंने पंजाब बोलेगा कि जब सेल टैक्स था तो मैं 500 रुपया मुझे मिलता था, हरियाणा बोलेगा मुझे 200 मिलता था, महाराष्ट्र में कॉटन बहुत होता है, वो लोग बोल देंगे हमें 1000 रुपया मिलता था, और मान लो एक्साइज ड्यूटी इकट्ठी हो गई 10,000 रुपया, तो पहले जिसका जितना जितना सेल टैक्स से वसूली होती थी पहले उसको उतना उतना दे देंगे, और फिर जो बाकी का बचेगा वो बाकी का फिर सभी में स्प्रेड कर देंगे, वो भी उन्हीं फार्मूलाज के थ्रू, पॉपुलेशन, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, एरिया, डेवलपमेंट, इंडेक्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉरेस्ट, इस बेसिस पे डिवाइड कर देंगे। इसके बारे में बाद में आकर के फाइनेंस कमीशन ने कुछ चेंजेस इंड्यूस किए। उन्होंने बोला कि ये जो आप परमानेंटली इनको जो पहले वो अमाउंट देते हो, जो अमाउंट इनकी लॉस हुई है, अगर आप ध्यान से देखो तो आप एक्साइज ड्यूटी के तहत जितना इनको दे देते हो, अगर ये एक्चुअली सेल टैक्स ही लगा रहे होते तो इनका इससे कम ही रेवेन्यू बनना था, इतना तो इनको मिलना ही नहीं था। और दूसरी बात, ये सारी चीज़ें कंजम्पशन बेस्ड चीज़ें हैं, तो अगर ये सेल टैक्स लगाते तो वो चीज़ कहीं ना कहीं कंज्यूम होती। ठीक इसी तरह से आप जो इनको शेयर देंगे उस शेयर का बेसिस ये होना चाहिए कि इनके स्टेट में वो आइटम कंज्यूम कितनी हो रही है, जितने वॉल्यूम में कंज्यूम हो रही है और जितनी अमाउंट की कंज्यूम हो रही है उस अमाउंट के पैरेलल इन्हें टैक्स का शेयर दिया करो। हो सकता है इस स्टेट में कोई वो गुड ऐसी कंज्यूम हो ही नहीं रही या ऐसी अब बिकी ही नहीं रही, तो आप इनका शेयर उसी बेसिस पे निकालते जा रहे हो कि इनका तब इतना सेल होता था, उस प्रोपोर्शन में आज की डेट में इनका इतना सेल होने लग गया। जैसे मान लीजिए महाराष्ट्र 1000 रुपये की सेल करता था 1950 में, तो हम मानेंगे कि 1960 तक आते आते इसकी सेल इतनी 1500 की होनी थी सेल टैक्स से, तो अब इसे एक्साइज ड्यूटी में भी इतना हिस्सा मिलना चाहिए। ये तो देखिए अल्टीमेटली कि सेल टैक्स तो तब होगी जब कोई परचेज करके कंज्यूम करेगा, तभी चीज़ बिकेगी। तो आज की डेट में ये भी देख लीजिए कि महाराष्ट्र में वो चीज़ कंज्यूम किस लेवल पे हो रही है, तो जितनी कंज्यूम हो रही है उस हिसाब से उन्हें शेयर दे दो। तो इस तरह के कुछ फार्मूला में चेंजेस किए, इस टेक्निकलिटी में आपको जाने की ज़रूरत नहीं, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आज भी जब आप जीएसटी पढ़ते हैं तो ये लाइन बड़ी प्रोमिनेंटली, और इंडियन पॉलिटी के कॉन्स्टिट्यूशन में ये लाइन बहुत प्रोमिनेंटली आती है कि उन स्टेट्स को केंद्र सरकार खास मदद देती है जिन स्टेट से शुगर, जूट, रॉ कॉटन फैब्रिक, वुलन फैब्रिक और हैंडमेड फैब्रिक जो है उस पर सरकार एक्साइज ड्यूटी लगाती रही है, तो उन स्टेट्स की मदद हमें करनी पड़ती है। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि ये प्रोसेस अपनाया जाता था पहले, ठीक है। इन लिeu ऑफ पैसेंजर फेयर, जैसे सभी स्टेट हैं, ठीक है, इन सभी स्टेट्स में नॉन सब अर्बन रेलवे जो रहता है, नॉन सब अर्बन रेलवे, जैसे एक तो मेन अपना जो भी सारा ये जो रेलवे चल रहा है, उसके बाद ये जो आपका रेलवे चलता रहता है, जैसे यहाँ से कपूरथला से, उसके बाद फिर नकोदर, पता नहीं, ये सब अर्बन रेलवे है, ठीक है। इसके ऊपर तो आप ही का हक बनता है पूरा। जो नॉन सब अर्बन रेलवे आपका यहाँ पर चलता है, मैंने ये जो दूसरा रेलवे सिस्टम चल रहा है, इस रेलवे सिस्टम का जो फेयर हुआ करता था, मैंने कितने लोग यहाँ से रेलवे पे चढ़ रहे हैं उसका जो फेयर भर रहे हैं, मान लीजिए 500 रुपये किराया भरा किसी ने, 500 रुपये किराया भरा, वो तो रेलवे डिपार्टमेंट को गया, रेलवे डिपार्टमेंट केंद्र सरकार के अंदर, मैंने केंद्र सरकार के मुनाफे का हिस्सा बन जाता है वो 500 रुपया, बना कि नहीं बना भाई। अब अल्टीमेटली जब हमने केंद्र सरकार का वो रेवेन्यू वाला पॉइंट जब पढ़ा था, उसमें हमने टैक्स और नॉन टैक्स पढ़े थे। उसमें हमने नॉन टैक्स में पढ़ा था, फाइन पढ़ा था, फीस पढ़ा था, पेनल्टी पढ़ा था। तो वो जो फीस है एक तरह से, और उसके बाद हमने इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड डिविडेंड पढ़ा था। तो जो रेलवे महकमा तरक्की करता है, उसके बाद रेलवे को जो प्रॉफिट जनरेट होता है, तो वो प्रॉफिट देता है किसको? केंद्र सरकार को, जितना केंद्र सरकार का उसमें हिस्सा है। तो माने आप जो टिकटें कटाते हैं उसका लाभ तो केंद्र को पहुंच जाता है। तो लेकिन अगर रहा यहाँ की राज्य सरकार किसी तरह से कोई कामकाज ही नहीं करती, और यहाँ के लोगों की ऐसी हैसियत होगी थी कि बैलगाड़ी से ऊपर कभी किसी चीज़ पे जा ही नहीं सकते, तो ट्रेन में कहाँ से चढ़ते। और भारत सरकार को अमृतसर से दिल्ली तक की ट्रेन चलानी है, और उसमें भारत सरकार देख रही है कि अमृतसर से दिल्ली में बस अमृतसर ही विकसित है, दिल्ली भी रास्ते में ना कोई पैसेंजर चढ़ता ना कोई उतरता, बस बैलगाड़ियाँ लेके खड़े रहते रेलगाड़ी के अगल बगल, देखते रहते कि ये रेल होती है। लोगों को तो तभी चढ़ना शुरू करेंगे जब जेब में पैसा। अभी आज भी आप देखिए कि भारत की ये हालत है कि आज भी हमें अंत्योदय जैसी ऐसी गाड़ियाँ चलानी पड़ती हैं जो लिटरली फुली जनरल क्लास है, गरीब रथ और इस तरह की ट्रेन। और आप देखेंगे जनरल बोगियाँ,
ट्रेन में जनरल बोगी देखना खचाखच भरी रहती है, आप पैर भी नहीं रख सकते। मैंने आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो कम और सस्ती ट्रेन पे जाना पसंद करते हैं क्योंकि उनकी पॉकेट नहीं अलाउ करती, और बिना किराए के जाना पसंद करते हैं। सिंपल कहते हैं किराया ही नहीं देना। अब ये आज है और आज हम 2022 में डेवलप्ड कंट्री बनने जा रहे हैं, डेवलपिंग से डेवलप्ड। लेकिन आज भी मुंबई लोकल और ये सब गाड़ियाँ देख लो भरी रहती है। तो आज से थोड़ा 20-30 साल पहले का इमेजिन करो कि ट्रेन पे जो चढ़ता था वो भी आके कहता था ट्रेन पे होके आया हूँ मैं 6 महीने पहले। ऐसे गांव वाले कहते थे ट्रेन पे गया था, ठीक है। तो ट्रेन बहुत बड़ी बात थी। सो गाने भी बने थे, उसमें गानों में भी कहते थे कि मैं गाड़ी पे आऊँगा तो दिल्ली की गड्डी पे आऊँगा ले आके। मतलब ट्रेन इतनी इंपॉर्टेंट थी, गानों में ट्रेन में दिखाते कि ट्रेन में आया चुप चुप। तो अल्टीमेट एस्पेक्ट इसकी राज्य सरकार कहती है कि ट्रेनों पे चढ़ने लायक तो हमने बनाया। तो जो फेयर बनता है उस फेयर के ऊपर भी टैक्स लेती थी केंद्र। केंद्र कहता था रेलवे हमारा तो पूरे देश में से एक जैसा ही लेंगे, ऐसा ना हो कि कोई राज्य ज्यादा टैक्स लेने लग जाए कोई राज्य कम, तो उसके बाद फिर किसी राज्य में से लोग ट्रेन में चढ़ ही नहीं रहे, किसी दूसरे राज्य में से चढ़ रहे हैं, तो जो हमने इतनी मेहनत से ट्रेन चलाई है उसका फिर फायदा क्या, हमें नुकसान होगा। दूसरा हो सकता है वो स्टेट गवर्नमेंट अपना रोड ट्रांसपोर्ट प्रमोट करने के लिए जो रेलवे का भाड़ा है उस पर ऊपर ज्यादा टैक्स लगा दे, इसकी वजह से लोग रेलवे पे ना चढ़े, रोड ट्रांसपोर्ट यूज करें। अल्टीमेटली इन सारे कारणों से रेलवे के फेयर के ऊपर भी टैक्स लगता था, लेकिन केंद्र लगाता था, लगा के राज्यों को दे देता था। तो अब बाद में ये प्रोसेस खत्म हो गया, कभी ये टैक्स लगाया गया, कभी बंद किया गया, फिर लगाया गया। मुद्दे की बात सिर्फ इतनी थी कि जो फेयर लगाया जाता था उस फेयर के ऊपर एक टैक्स लगता था। टैक्स जो है वो केंद्र लेता था लेकिन देना होता था स्टेट गवर्नमेंट को, और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में यही चलता रहता था कि ये टैक्स हमें मिलेगा कैसे और किस वे में। शुरुआत में पहले स्टेट डायरेक्ट वसूला करते थे, बाद में सेंटर ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, और बहस यही चलती थी कि पॉइंट क्या होगा, क्लॉज क्या होगा, ये किस तरह से शेयर होगा। तो अल्टीमेटली इसका कंक्लूजन कुछ इसी तरह से निकाला कि एक्चुअली ये टैक्स लग रहा है फेयर के ऊपर, तो जिस स्टेट में जितना फेयर जनरेट हो रहा है, जिस स्टेट में जितनी टिकटें लोग कटा रहे हैं, उस हिस्से के हिसाब से उसे उतना शेयर दे दो, खत्म करो उसे। ये खत्म हो गया। उसके बाद आपको बताया मैंने एक एस्टेट ड्यूटी होती थी, एस्टेट ड्यूटी भी केंद्र की होती थी नॉन एग्रीकल्चर लैंड पे। एस्टेट ड्यूटी केंद्र सरकार वसूल करके राज्य सरकारों को दे दिया करती थी। अब उसमें ये पूछा गया कि भाई इसका शेयर कैसे होगा राज्यों के बीच में, तो उसमें सिंपल ये कह दिया जाता था कि जिस भी किसी स्टेट में जितना वॉल्यूम ऑफ एस्टेट, जितना वॉल्यूम ऑफ लैंड अवेलेबल है एस्टेट ड्यूटी का, उस वॉल्यूम के प्रोपोर्शन में उसे उतना शेयर दे दिया करो, सिंपल। अब एस्टेट ड्यूटी तो सभी स्टेट्स में शेयर इक्वली करनी बनती नहीं, तो ये इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी इन लिeu ऑफ सेल टैक्स, उसके बाद ये रेलवे पैसेंजर फेयर, उसके बाद ये सब खत्म कर दिया 10th फाइनेंस कमीशन ने। वो कहता खत्म करो इसको, कुछ नहीं करना ये सब। अभी तक का समझ आ गया? 10th फाइनेंस कमीशन के आने के बाद वो क्या 10th फाइनेंस कमीशन क्या कहता है? 10th फाइनेंस कमीशन माने कि केसी पंत। तो केसी पंत इज इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी जिसने ये स्कीम चालू करी जो हम आज दिन तक फॉलो कर रहे हैं। केसी पंत के अगर आप देखें तो बहुत सारी किताबों में रिसर्च पेपर और बहुत सारे नॉवेल्स में और जर्नल्स में उनके पेपर आते हैं, ठीक है। केसी पंत इज इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है। 10th फाइनेंस कमीशन, केसी पंत, ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं एक अल्टरनेटिव स्कीम ऑफ डेवोल्यूशन लेके आओ। मतलब अभी तक जो स्कीम आप चला रहे हो उसका अल्टरनेटिव लाना पड़ेगा हमें। वो क्या? वो कहते हैं कि इस तरह से अकेले टैक्स के ऊपर आप हिस्सा देते हो केंद्र राज्य को, इस तरह से ना राज्य खुश है ना केंद्र खुश है। राज्य और केंद्र के बीच में प्रॉब्लम कंटिन्यूसली चलती जा रही है। इस प्रॉब्लम को ही ठीक कर दो हमेशा के लिए। इसको कैसे ठीक करना है? उन्होंने बोला कि ऑल इन ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्सेस हैं उसमें से एक ग्रॉस शेयर निकाला जाए इनका, किनका? स्टेट्स का। आई बात समझ में? अब मेरी एक बात हमेशा याद रखना बच्चों कि अगर बुक में एक वर्ड आएगा जो आपको थोड़ा सा तंग कर सकता है, वो क्या वर्ड है? सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंस कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट को हमेशा कौन सी चीज स्टेट गवर्नमेंट से शेयर करने के लिए कहता है? रेवेन्यू रिसीप्ट्स। तभी पहले दिन वो चेक पार्ट पढ़ाया था, रेवेन्यू रिसीप्ट माने कैपिटल रिसीप्ट्स के तहत अगर किसी भी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट डेट या नॉन डेट के थ्रू कोई पैसा अगर लेती है तो वो उसे राज्यों के साथ शेयर नहीं करना है।
मैंडेटरली अंडर द फाइनेंस कमीशन। ये रेवेन्यू रिसीव के तहत जो पैसा आया है वो शेयर करना है। इसमें भी मैं बार बार एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, डायरेक्ट एंड नॉन डायरेक्ट टैक्सेस। तो मेजर प्रोपोर्शन डायरेक्ट एंड नॉन डायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू शेयर किया जाता है। जो अदर नॉन टैक्स रेवेन्यू हो रहे हैं जैसे फीस, फाइन, पेनल्टी, प्रॉफिट, डिविडेंड, उसमें से इतना प्रोपोर्शन शेयर नहीं किया जाता। तो यही कारण है कि अगर 100 रुपया भारत सरकार के द्वारा राज्य सरकारों को दिया जा रहा है अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन, तो उसमें से लगभग 80 to 85% डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस में से जाता है और जस्ट 15% ग्रांट वाला प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, अगर 100 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को दे रही है तो उसमें से 80 से 85% टैक्सेस वाले पूल में से जाता है और सिर्फ 15% ही है जो ग्रांट्स की फॉर्म में दिया जाता है। डन? यस सर। के द्वारा ये जो परिवर्तन सुझाया गया, ये जो चेंज करने को कहा गया, इसमें नेचुरली आप देख रहे हैं कि टैक्स सिस्टम को चेंज करना है। और टैक्स सिस्टम में 2 लिस्टों का यूज था, मैंने आपको बताया, यूनियन लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट। और यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट में अगर बदलाव करना है आपको तो आपको शेड्यूल में चेंज करना पड़ेगा। शेड्यूल में चेंज करना है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना है, तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना होगा। तो अल्टीमेटली 10th फाइनेंस कमीशन ने सुझाव दिया था, लेकिन अल्टरनेटिव स्कीम ऑफ डेवोल्यूशन लागू 11वें फाइनेंस कमीशन से हुआ है। 10th फाइनेंस कमीशन ने ये पुराना ही फॉर्मेट फॉलो किया, तभी मैं बोल रहा था 10th फाइनेंस कमीशन 10th। तो केसी पंत के द्वारा दिया सुझाव के तहत 80th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया 2000। और इस अमेंडमेंट एक्ट के तहत सिंपल फार्मूला आ गया कि अब ऑल इन ऑल आपको एक राउंड फिगर आपको शेयर करनी है ऑन ऑल द टैक्सेस। डन है जी? अब चर्चा कर लेते हैं कि ऐसा क्यों किया। अभी 11th फाइनेंस कमीशन ने जब ऐसा लागू किया तो उसने इस बात को एक्सेप्ट किया कि 10th फाइनेंस कमीशन ने ऐसा क्यों कराया था। 10th फाइनेंस कमीशन ये कहता था कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं हमारी सिस्टम में। वो प्रॉब्लम्स क्या हैं? उसमें उसने सबसे पहली बात ये बोली कि क्योंकि इनकम टैक्स में से 85% शेयर तो आप स्टेट गवर्नमेंट को दे देते हो, ये एक रीज़न है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रह जाता है इनकम टैक्स कलेक्शन में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम टैक्स कलेक्शन के लॉज, इनकम टैक्स कलेक्शन करने के लिए मशीनरी और जो ऑफिसर्स हैं ये बहुत ज़्यादा एक्टिवली काम नहीं करते, क्योंकि अल्टीमेटली ले दे के सेंट्रल गवर्नमेंट के पल्ले क्या बचता है? 15%। तो अगर हम ये नई अप्रोच अपना ले कि ग्रॉस रेवेन्यू जो आया है उसमें से एक उक्का मुक्का शेयर निकाल के देना है स्टेट को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास फिर स्कोप बढ़ जाएगा अपनी आमदनी बढ़ाने का। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास स्कोप बढ़ जाएगा आमदनी बढ़ाने का, क्योंकि ऐसा नहीं रहेगा कि इनकम टैक्स वाला छोड़ दो, एक्साइज ड्यूटी ज़्यादा बढ़ाओ, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी में तो हमें उनको सिर्फ 45% देना पड़ता है, से फिर भी हमारे पास 55% बचता है, तो हम एक्साइज ड्यूटी पे फोर्स करेंगे। इसकी वजह से एक्साइज ड्यूटी में तो मज़ा आता रहा, कस्टम ड्यूटी अपना ही रहता था, वो देना ही नहीं होता था स्टेटों को, उसमें भी मज़ा आता रहा। तो उन तरह के टैक्सेस को प्रमोट करते रहे, जिसमें से स्टेट को ज़्यादा शेयर जाता था उन टैक्सेस को डिमोट करते रहे या फिर अच्छे से अप्लाई नहीं किया। तो अल्टीमेटली इससे नुकसान स्टेट का भी तो हो रहा है, क्योंकि करना तो एक्चुअली केंद्र नहीं था, उसमें से हिस्सा देना था। अब केंद्र सरकार जोर मारे तो 1000 रुपया कलेक्ट हो सकता है, केंद्र सरकार जोर ना मारे तो 100 रुपया, तो 100 का 85% 85 रुपये, 1000 का 85% 850 रुपये। ये तो सब केंद्र के एफर्ट्स के ऊपर ही था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने एफर्ट्स ज़्यादा बढ़ाए, उसके लिए ऐसा रिकमेंडेशन दिया गया कि ऐसे अगर हम सिंगल टैक्स में से शेयर देंगे तो जिन टैक्स का शेयर ज़्यादा गवर्नमेंट के पास रहता है, सेंटर के पास, वो उन पे ज़्यादा वर्कआउट करेंगे, और जिनका शेयर इनके पास कम रहता है इनकी लेक्सिटी आ जाएगी, ये थोड़े से लेक्शियस हो जाएगी उस चीज़ को लेकर के, काम अच्छे से करेंगे नहीं। पहला रीज़न ये दिया। दूसरा उनका कहना था कि बहुत सारे टैक्सेस अभी तक अनटैप्ड हैं, टैप ही नहीं हुए हैं, उन्हें भी टैप करना बहुत ज़रूरी है। जैसे उन्होंने कहा कि आर्टिकल 268 के अंदर आने वाले टैक्स तो टैप ही नहीं हुए हैं पूरी तरह से अभी तक, वो तो सिंपली लिवाई करता है सेंटर और कलेक्ट और अप्रोप्रिएट कर लेता है स्टेट, तो अपने पास रख लेता है। लेकिन आर्टिकल 269 के तहत ये है कि लिवाई भी सेंटर करता है, कलेक्ट भी सेंटर करता है और फिर अप्रोप्रिएट करता है स्टेट को। तो अगर सेंटर को अब इसमें कोई मजा नहीं आता है, उसको लगता है लिवाई मैं करूँ, कलेक्ट भी मैं करूँ, फिर दे दूँ स्टेटों को, सिर्फ और सिर्फ एक फेडरलिज्म को बचाए रखने के लिए, यूनिटी इंटीग्रिटी बनाए रखने के लिए इतना मेरा खर्चा हो जाता है। स्टाफ तो लगता ही होगा, टैक्स लिवाई करना कोई इजी बात नहीं, फिर टैक्स फाइलिंग, टैक्स कलेक्शन, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन कितना लंबचमेला। फाइनेंस कमीशन को भी अभी अपॉइंट करने का खर्चा भी केंद्र ही उठाता है। तो
मुद्दे की बात है, उसको लगता होगा ये 269 फायदेमंद नहीं है, छोड़ परा, इसको क्या ही करना 269। अल्टीमेटली इससे नुकसान किसका होता है? राज्यों का, क्योंकि लिवाए करना फिर कलेक्ट करने के बाद देना तो उसी ने है। तो मतलब आपको पता है कि आपको टैक्स मिलना है और ये पूरा आप ही को मिलना है, लेकिन मिलना आपको किसी से है। अब वो बंदा ही अगर ढीला बैठ जाए तो पैसे देने वाला ही ढीला पड़ जाए तो उसने बोला 10th फाइनेंस कमीशन ने कि जब ये 269 वाले आइटम्स इसमें कवर हो जाएंगी राउंड एंड राउंड टैक्स में, तो फिर ये ज़्यादा मेहनत मारेंगे, क्योंकि एक इमेज क्लियर हो जाएगी कि अब कुछ 269 नहीं है और अब कुछ 270 271 नहीं है, अब सब तो इकट्ठा ही झोला है। जितना ज़्यादा झोला भर जाएगा, इसमें से बस 30% इनको देना है, बाकी मेरा, तो मज़ा आएगा मुझे भी। सोचो ना कितने। अब देखो आपके पास एक अटैची है, उस अटैची में अलग अलग बॉक्स हैं, उसमें से आपको बोल दिया जाए कि फ्रंट रो के 3 बॉक्स आपको घर जा करके बांट देने हैं और लास्ट रो में जो बॉक्स है उसका सारा सामान आपके पास रहेगा। नेचुरली आप शॉपिंग के टाइम पर वो लास्ट की रोज भरने में लगे रहोगे, फ्रंट रोज को खाली रखने का प्रयास करोगे, तो अल्टीमेटली फिर वो स्टेटों का ही नुकसान हो रहा है इसमें। तो हालांकि देखने में ऐसा लग रहा है स्टेट खुश हो जाएंगे कि भाई ये हमारी एक्सक्लूसिव रो है, हमें ही मिलना है, सेंटर तो टच भी नहीं कर सकता। सेंटर कहेगा बाहर में जा, मैं मेहनत ही नहीं कर रहा इस तरफ, तू लगा रहा। लेकिन अगर वहाँ से वो अंदर से बॉक्स निकाल दूँ बाहर और ऐसा बोलूँ कि पूरी अटैची भरनी है शॉपिंग करके और उसमें से बस 40% सामान तुझे दे देना है, बाकी तेरा, तो वो कोशिश करेगा ज़्यादा से ज़्यादा अटैची भरने की कि 40% दे के भी मेरे पास बहुत कुछ रह जाए। तो टैक्स कलेक्शन एफर्ट्स क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। उनके कॉजेज बड़े नोबल थे, इस वजह से उन्होंने ये लागू कर दिया और 11th फाइनेंस कमीशन ने इसको लागू भी कर दिया। अब 11th फाइनेंस कमीशन जब इसको लागू करता है तो वो कितना रेट डिसाइड करता है, वो सारा टैक्स काउंट करता है पहले। अब सबसे बड़ा मुद्दा हमारे सामने क्या आता है कि 11th फाइनेंस कमीशन के सामने एक चैलेंज है कि पहले तो हम उसका 85% दे रहे थे, उसका 45%, इसका 25%, अब ओवरऑल में से देना कितना है, तो इसको भी तो काउंट करना होगा। तो सबसे पहले उन्होंने काउंट करा, पहले उन्होंने देखा इनकम टैक्स से कुल कितना जा रहा था, एक्साइज से कितना जा रहा था, सारा काउंट करके, सारा रेवेन्यू कलेक्शन के अकॉर्डिंग कन्वर्जन करके उनको क्लियर हो गया कि पता लगा कि एट द एंड अल्टीमेटली जा रहा है इतना, कितना, लगभग 27-28%। तो उन्होंने 28% सेटल कर दिया कि 28% प्लस उन्होंने ये भी कहा कि कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनको अब सेल टैक्स लगाने का परमिशन नहीं रह गई, शुगर, कॉटन, जूट और उन प्रोडक्ट पे, तो उनको तो क्योंकि सेल टैक्स तो अभी राज्यों का ही था तो उनको तो नुकसान नहीं होना चाहिए, तो 1.5% एक्स्ट्रा उनके लिए, तो 28 + 1.5 29.5। क्लियर है ये फिगर? 11th फाइनेंस कमीशन ने ये सिस्टम सेटल कर दिया और 5 साल तक ये सिस्टम चला, 2000 से 2005 तक। आई बात समझ में? अब जब ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डेवल्यूशन की बात आती है कि वर्टिकली कितना देना है और हॉरिजॉन्टली कितना देना है, जो फाइनेंस कमीशन है 11th फाइनेंस कमीशन, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डेवल्यूशन के पॉइंट पर उन्होंने इक्वलिटी और एफिशिएंसी के पॉइंट को काउंट करना शुरू किया, जिसे एक्चुअल में बाद में लागू किया 12th फाइनेंस कमीशन ने। इक्वलिटी और एफिशिएंसी का पॉइंट मैं आपको 12th फाइनेंस कमीशन के टाइम पे समझा दूंगा, अभी इसकी शुरुआत 11th फाइनेंस कमीशन के टाइम पे हो गई थी। मेन कंसेप्ट क्या है, फाइनेंस कमीशन का सबसे स्ट्रॉन्ग रोल, सबसे पहले तो उसको 2 तरह की करेक्शंस करनी है। पहला, सेंटर और स्टेट के बीच में जो एक इम्बैलेंस है उसको करेक्ट करना है। दूसरा, स्टेट्स के बीच में जो एक इम्बैलेंस है उसको करेक्ट करना है। माने स्टेट्स आपस में ही बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी रखते हैं, कोई बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, तो सबको बराबर लेवल पे लाना है। तो अगर हम इस बात को देखें अगर हम सबको बराबर लाने की बात करें, तो अगर हम इक्वलिटी का कंसेप्ट अपना लें, तो इक्वलिटी का कंसेप्ट तो ये है कि जितना आपको सेंटर से आया है सबको बराबर बांट दो, लेकिन इसमें तो फिर कुछ का नुकसान और कुछ का फायदा हो जाएगा, और कुछ स्पेशल पर्पस स्टेट्स भी हैं। तो मुद्दे की बात ये है, कुल मिलाकर के कुछ बातें निकल करके आती हैं। वो बातें क्या हैं? फाइनेंस कमीशन ने कहा कि स्टेट टू स्टेट सिचुएशन वेरी करती है, जैसे गुड्स एंड सर्विसेज हर स्टेट में प्रोवाइड करने का लेवल और कॉस्ट भी अलग अलग है। क्या मतलब इस बात से? वो ये कहता है कि जैसे पंजाब का इलाका है, पंजाब एक मैदानी स्टेट है, प्लेन एरिया है। अगर पंजाब में आप कुछ प्रोवाइड करना चाहते हैं कोई पब्लिक गुड्स लोगों को, जैसे पंजाब में आप बिजली की तारें, बिजली के खंभे, सड़कें, नहरें, पानी की परियोजना कुछ भी लगाना चाहते हैं, आप उसे बहुत ईजिली कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू उत्तराखंड में आपको बिजली के खंभे और तारें बिछानी है तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। आपको पानी पहुंचाना है तो बुरा हाल, आपको सड़कें पहुंचानी है तो बुरा हाल, टनल निकालो, पहाड़ काटो।
मतलब कहने की बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ सेंटर से लेके स्टेट्स को गुड्स एंड सर्विसेज ये कह देना कि ये स्टेट बैकवर्ड है और वो स्टेट अपवर्ड है, तो उस अपवर्ड स्टेट को कम देना है, इस बैकवर्ड स्टेट को ज़्यादा देना है। इसमें भी देखना होगा कि बैकवर्ड स्टेट कैसा वाला है। बैकवर्ड स्टेट बिहार वाला है प्लेन एरिया कि बैकवर्ड स्टेट आसाम वाला है पहाड़ी। तो ये अप्रोच भी देखनी पड़ेगी कि हर स्टेट को अपने लोगों को पब्लिक गुड्स एंड पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करने में कॉस्ट कितनी पड़ रही है। तो इसमें उसने पिछले वाले फाइनेंस कमीशन का खंडन किया कि आप लोग सिर्फ ये देखते हो कि हमें हर स्टेट में एजुकेशन, हेल्थ ये सब बराबर लेवल पे लानी है। कहता इसके बिहाफ पर आप फिर उसके अकॉर्डिंग फंड दे देते हो। कहता ये बात आपकी यहाँ तक तो करेक्ट है, लेकिन आपने कभी ये नहीं देखा कि इक्वलिटी का मतलब ये नहीं बनता है कि आप सिर्फ इक्वली उनको ये चीज़ें डिवाइड करो, किसी को 100 दे दिया, किसी को 80 दे दिया, किसी को 60। आप जब इस तरह से फंड्स एलोकेट कर रहे हो तो इस बात का भी ध्यान रखो कि जब उसको फर्दर वो एलोकेट करना है लोगों को, तो उसके ऊपर कॉस्ट कितनी आएगी, कि वो फर्दर एलोकेशन कर भी पा रहा है कि नहीं। सो यहाँ पर एक कंसेप्ट बड़ा नायाब निकल के आता है जिसको 13th फाइनेंस कमीशन लागू करेगा प्रॉपर। वो कंसेप्ट क्या है कि इक्विटी का कंसेप्ट ज्यूरिसडिक्शन नहीं है कि एक स्टेट फॉरवर्ड एक स्टेट बैकवर्ड, इसको ज्यूरिसडिक्शन वाइज डिवाइड नहीं कर सकते। इस कंसेप्ट का मेन मीनिंग है कि सर्विसेज किस तक कितनी पहुंच रही है, माने हमें एंड पर्सन तक, चाहे वो राजस्थान में रहता है चाहे वो गुजरात तक रहता है, उस तक हर सर्विस पहुंचानी है। फिर उसकी कॉस्ट काउंट कर लो कि वो कितनी पड़ रही है। राजस्थान में रहने वाले को कॉस्ट, अब राजस्थान में आप बीकानेर के इलाके में रह रहे हैं, लिटरली आपको पीने का पानी पहुंचाना पड़ गया अगर वहाँ की सरकार को, तो ये जो नहर यहाँ से निकाली जा रही है इंदिरा गांधी कनाल, अब इसके तहत आपको अगर पानी पहुंचाना, तो लिटरली रेगिस्तान में पानी पहुंचाने का कॉस्ट ही इतना है कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन वही आपको जलंधर में पानी पहुंचाना तो कोई चक्कर ही नहीं, मिनटों सेकंडों में पानी आता है। यहाँ पे बम मोटर लगा लो, मोहल्ले को सारे को पानी मिल जाना है। लेकिन वहाँ पे एक एक घर को, जो कि रेगिस्तान में इतने स्कैटर्ड है, वहाँ तक पानी पहुँचाना नॉट एज ईजी टास्क। तो ये देखा गया कि सेंटर से आया स्टेट तक, स्टेट से गया स्टेट्स तक, स्टेट्स के बाद पर पर्सन तक, तो एक लेवल आगे चले गए कि हमें देखना है एंड में एक पर्सन जो एक स्टेट में खड़ा है, पानी मिला, यस, खाना मिला, यस, एजुकेशन मिली, यस, हेल्थ फैसिलिटी मिली, यस, शेल्टर मिला, यस, ये 5 चीज़ें मिल रही हैं। तो अगर ये हो रहा है तो इसकी कॉस्ट निकालो कितनी आ रही है, फिर उस हिसाब से डिवाइड करो। तो ये बेसिस उन्होंने निकाल लिया। ये सारा करा करके अब 12th फाइनेंस कमीशन आता है, और 12th फाइनेंस कमीशन को क्या क्या रिकमेंडेशन दी जाती हैं। 2005 से 2010 के बीच का ये फाइनेंस कमीशन है, मैं उसके बारे में बताऊँगा 2 मिनट के बाद। 12th फाइनेंस कमीशन, तो जब 12th फाइनेंस कमीशन बनाया गया 2005 से 2010 के लिए, फाइनेंस कमीशन को राष्ट्रपति ने बोला कि भाई आप सबसे पहले, अब फाइनेंस कमीशन एक बनता है, आई एम द फाइनेंस कमीशन, मैं बन गया, तो अब मैं बन गया और मैं दौड़ना शुरू कर दूँ, मुझे कुछ करना है। ऐसा नहीं, पहले फाइनेंस कमीशन बनाया जाता है और उसे मैं बुलाया था यहाँ बैठ आ जा, फिर उसे पॉइंट ऑफ रेफरेंस दिए जाते हैं। पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्यों, उसे पूछा जाता है क्या करेगा, तो बोलते क्या करूँगा सर बताइए, तो बोलते हैं इन पॉइंट्स पे बता क्या करना है, रिकमेंडेशन दे। तो वो पॉइंट ऑफ रेफरेंस राष्ट्रपति देता है, माने कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, केंद्र सरकार। तो अल्टीमेटली पॉइंट ऑफ रेफरेंस मिले, पॉइंट ऑफ रेफरेंस में सारे ही फाइनेंस कमीशन को अब ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस तो मिलेंगे, कभी भूलना ही मत। क्या, पहला कि शेयर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, दूसरा ग्रांट इन एड का सिस्टम क्या रहना चाहिए, तीसरा पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले, इसके लिए स्टेट फाइनेंस कमीशन को कैसे समझाना है कि स्टेट का कंसोलिडेटेड फंड स्ट्रॉन्ग करो। डन। तो ये 3 चीज़ें तो करनी। चौथा अदर्स, तो इस बार अदर्स में 12वें फाइनेंस कमीशन को अदर्स में क्या बोला गया, इतना सा पैरा लिखा होगा, मुद्दे की बात समझ लेना, तो सिंगल वर्ड इज फिस्कल कंसोलिडेशन। फिस्कल कंसोलिडेशन के बारे में बोला गया। फिस्कल कंसोलिडेशन वर्ड अब आगे पूरा वही समझाने वाला, ठीक है। इतना बात याद रखना कि सन 2000 से 2005 के बीच में, सन 2000 तक बहुत बड़े पैमाने पर राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें बहुत ज़्यादा डेफिसिट में जा रही थी, बहुत ज़्यादा घाटे में। तो उस घाटे के बाद फाइनली गवर्नमेंट के द्वारा एक कमीशन अपॉइंट किया गया, उसके द्वारा कहा गया कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट नाम की चीज़ लेके आओ, FRBM एक्ट, FRBMA, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट करें। अब जो भी फाइनेंस कमीशन बनेगा उसको ये सब चीज़ें भी राष्ट्रपति बोल देगा। तो राष्ट्रपति ने बोला यार
एक तो तुम शेयर का देख लो, दूसरा तुम ग्रांट का देख लो, तीसरा पंचायती राज का देख लो। कहता ये तो तुम्हें पता ही था, ये तो देखना ही है। अब सुनो और क्या देखना है। ये देखो कि स्टेटों के ऊपर 2004 तक कर्जा कितना था और इसका आगे क्या करें, पहले तो ये बताओ। दूसरा, ये जो नेशनल कैलेमिटी कॉन्टिजेंसी फंड है NCCF, और ये जो कैलेमिटी रिलीफ फंड है स्टेट लेवल पे, इसका बताओ यार कि एकदम से कुछ डिजास्टर आ जाते हैं, साइक्लोन आ जाता है, सुनामी आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है, और फिर सूखा पड़ जाता है, बाढ़ आ जाती है, भूस्खलन हो जाता है, लैंडस्लाइड हो जाता है, पहाड़ों में अवलांचे आ जाते हैं। इनका क्या करें, मतलब एकदम से प्रॉब्लम में आ जाते हैं। सारा फाइनेंस कमीशन, सारी प्लानिंग हमारी हिल जाती है। इसका फंड का बताओ कि इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, बढ़िया वे में कैसे बना सकते हैं, और ये बताओ फिस्कल कंसोलिडेशन कैसे हो सकता है। और ये एक प्रॉब्लम बहुत दे रही है मुझे, ये पेट्रोलियम प्रॉफिट, इसका बताओ क्या करना है। वो कहते सर सब बता देंगे। सबसे पहली बात पे बोला, कहता देखिए सर सबसे पहली बात कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं देश में फिस्कल कंसोलिडेशन करूं। तो राष्ट्रपति ने बोला कि ये क्या होता है, थोड़ा समझा। उसने बोला सर ये क्या होता है कि जो गवर्नमेंट्स होती हैं उनका एक रेवेन्यू होता है और एक्सपेंडिचर होता है। आज की डेट में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों धूम मचा के एक्सपेंडिचर कर रही हैं, रेवेन्यू उतना है नहीं। तो ये क्या कर रही हैं सर, कर्जा उठा रही हैं, फिस्कल डेफिसिट कर रही हैं बार बार। तो इसकी वजह से ये आमदनी और खर्चे वाला हालात बिगड़ा है कि आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया हो रखा है। तो इसकी वजह से ही देश प्रॉब्लम में चल रहा है, बाकी कोई चीज़ नहीं। तो कहता जब तक मैं इसको ठीक नहीं करूंगा सर एक प्रॉब्लम रहेगी। राष्ट्रपति ने बोला क्या, कहता सर प्रॉब्लम ये रहेगी कि राज्य धड़ल्ले से खर्चा करते रहेंगे, रेवेन्यू अपना बढ़ा नहीं रहे, क्योंकि उनको भी ये पता है कि 42% तो सेंटर दे ही देगा, नहीं तो ग्रांट दे देगा, नहीं तो लोन तो दे ही देगा, और लोन सेंटर ही दे रहा है। और अगर हम नहीं भी लोन पे करेंगे तो कोई स्टेट गिरवी थोड़ा रख लेंगे। मैंने सेंटर ऐसा थोड़ा ना कहेगा आज से मैं स्टेट खा जाऊंगा, पंजाब नाम का कोई स्टेट नहीं, ज्यादा से ज्यादा हमें डांट ही देंगे। और समझो और फिस्कल कंसोलिडेशन करो। तो कहता है ये सब अब कैसे करोगे तुम। कहता सबसे पहली बात सर कि हम क्या करेंगे कि ये जो अभी तक का सारा सिस्टम चल रहा था, इसमें क्या होता था, आपने अभी तक बार बार समझा। मैंने बोला कि 29.5% जो है ये दिया जाएगा, ठीक है भाई, ये तो डिविजिबल पूल में से दिया जाएगा। लेकिन अगर इसमें मैं प्लस ग्रांट कर दूं और प्लस लोन कर दूं, ये सारा मिला मिलू के जाता था 37%, सारा 37% जाता था। मैंने कुल मिला के अगर इसमें डिविजिबल पूल और ग्रांट वाला शेयर है, अगर इसको मैं ऑल इन ऑल देख लूं कि एक स्टेट कितना खर्चा करता है, उस खर्चे में से 45% उसका वो पैसा होता था जो केंद्र से आता था। मैंने अपना रेवेन्यू कितना मोबिलाइज कर पा रहा है, सिर्फ 55%। मैंने 45% तो वो सेंटर पे डिपेंडेंट है, उसमें से 37% उसको वो मिल रहा है जो ग्रांट और उसके तहत डिविजिबल पूल, तो बाकी लोन उठा रहा है वो। तो मुद्दे की बात है, वो ये कह रहा है कि सर अभी तक 37% की एक लिमिट लगा रखी थी 11वें प्लान ने। तो 12वें प्लान के टाइम में फाइनेंस कमीशन ने कान में आगे बोल दिया, कहता है यार वो 37.5% वाली लिमिट हमें तंग करती है, उसका देख लेना थोड़ा यार, वो 38% से ऊपर बढ़ने ना पाए। फाइनेंस कमीशन ने कहा मैं सबकी बातें सुनूंगा, सबका देखूंगा, उसके अकॉर्डिंग हम वी विल डिसाइड। तो फाइनेंस कमीशन ने आकर के बोला, 12वें फाइनेंस कमीशन ने, कि पहले तो ओवरऑल टोटल इन टोटलिटी सेंटर से स्टेट को एट द एंड कितना आना है, 37-38 पर, मैंने 38% आना, इससे ज़्यादा आने की ज़रूरत ही नहीं है, पहले ये बात। दूसरा उसने बोला कि सिंपली इस तरह से पैसा नहीं आना चाहिए, पैसा आने का एक तरीका होना चाहिए। हर स्टेट को कितना पैसा मिलेगा इसको हम उसकी फिस्कल एक्टिविटी से जोड़ दें कि किसने फिस्कल सुधार करें और किसने फिस्कल सुधार नहीं करें। तो उसने बोला कि किसी ने उसको समझाया कि ऐसा टैक्स वाले पोर्शन को तुम मत जोड़ो, बाकी चीज़ों को जोड़ो, क्योंकि इससे क्या नुकसान होगा, इससे एक नुकसान ये होगा कि ऑलरेडी जो राज्य गरीब है वो उसने पहले से टैक्स लिए थे, तो पहले से उसने बहुत बड़े पैमाने पर लोन ले रखा है, और आने वाले समय में आप तो शेयर भी कम दोगे, तो शेयर कम कर दिया, और आने वाले समय में उसको वो जो लोन वापस करना है उसका ब्याज भी इकट्ठा हो रखा है, तो वो तो और ज़्यादा बर्बाद होता चलेगा। इस तरह से काम चलेगा, तो इसको ठीक करना पड़ेगा, ये मत कीजिए। जब लोन वाला एलिमेंट आपको बात करने को कही जाएगी आप इसको तब करेक्ट कर लेना। उसने बोला ठीक है। तो मुद्दे की बात यहाँ पर ये आती है, इसने फुली इस्टेब्लिश कर दिया वो फार्मूला, पॉपुलेशन, एरिया, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी बातें जो मैं आपको समझा चुका हूँ। उसके बेसिस पे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन का इसने गेम सेट कर दिया, बोला चलो साइड हट जाओ। अब इसके ऊपर आई सेकंड बात कि ग्रांट का क्या करना है पंचायती राज्यों को। तो पंचायती राज्यों के बारे में ग्रांट की बात करें तो ये पहली बार ऐसा था कि
फाइनेंस कमीशन के द्वारा ये प्रयास किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रांट पंचायती राज्यों के लिए भी दी जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये फाइनेंस कमीशन के द्वारा सुझाव दिया गया कि स्टेट फाइनेंस कमीशन को स्ट्रेंथन करो कि वो अपना कंसोलिडेटेड फंड सुधारें। कैसे कि पंचायतों को ये हक दिया जाए, म्यूनसिपलिटी को हक दिया जाए कि जैसे लैंड टैक्स, प्रोफेशन टैक्स, कुछ सेस और कुछ सरचार्ज वो खुद से लगा सके, और अगर स्टेट गवर्नमेंट लगा रही है तो इसका सीधा सीधा हिस्सा उन्हें दे दिया जाए। मैंने स्टेट गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा पंचायतों को और म्यूनसिपलिटियों को देना चाहिए, और हम खुद से भी पंचायतों को और म्यूनसिपलिटी को खड़ा करने के लिए अपना शेयर देंगे। लेकिन इसमें उसने बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो शेयर प्रोवाइड किया जाएगा उसमें चूंकि म्यूनसिपलिटीज़ अर्बन एरियाज़ में होती हैं और अर्बन एरियाज़ में टैक्स वसूल कर लेना ईजी है, तो अर्बन म्यूनसिपलिटीज़ जो हैं उनको कम करके हम पंचायतों को ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। तो मैंने अगर 100 रुपया सेंटर से आता है पंचायतों की मदद के लिए, उसमें से 80 रुपया जाएगा पंचायतों को और 20 रुपया जाएगा म्यूनसिपलिटी को। तो कुल मिलाकर के पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के मामले में इसकी पॉजिटिव रिकमेंडेशंस थी। जो शेयर डिविजिबल पूल है उसमें पॉजिटिव रिकमेंडेशंस थी। पहले के कंपैरिजन में अब शेयर बढ़ा दिया गया। दूसरा सिंपल कंसेप्ट कि अब डिस्ट्रीब्यूट करने के प्रॉपर जो भी पैरामीटर्स थे वो सारे सेटल कर दिए गए और बोल दिया गया कि आपको फिस्कल कंसोलिडेशन करना है। तीसरी चीज़ जो इसने अपनाई, इसको बोला गया कि भाई आपने कैलेमिटी फंड के बारे में देखना है, देखो इसका क्या हो सकता है। तो कैलेमिटी फंड के बारे में इसने रिकमेंडेशंस ये प्रोवाइड करी कि जो इस समय पर कैलेमिटी रिलीफ फंड है 75-25 के प्रोपोर्शन पे चल रहा है वो ठीक है, उसको एज इट इज़ रहने दो। लगभग 22-23 हज़ार करोड़ रुपये उसमें इकट्ठा हो गया है, उसमें से 75% सेंटर देगा, बाकी स्टेट देंगे। जो नेशनल कॉन्टीजेंसी कैलेमिटी फंड है उसका भी 500 करोड़ रुपए का कॉर्पस बिल्कुल करेक्ट है। इन दोनों का एज इट इज चलने दो, बस ज़रूरत है कि इसको बहुत बेहतरी से चलाने की, जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पे पैसा लगाने की, रेगुलर कंट्रीब्यूशन करने की। लोन के बारे में उसने सुझाव दिया कि लोन के बारे में कुछ इस तरह से करने की ज़रूरत है कि हमें 4-5 स्टेप उठाने होंगे। पहला स्टेप ये है कि हमें स्टेट्स की फाइनेंशियल कंडीशन असेस करनी होगी, और असेस करने के बाद ये डिसाइड करना होगा कि क्या ये स्टेट वाकई इतनी बुरी हालत में चला गया है कि ये किसी भी तरह से इस समय असल और ब्याज देने की कंडीशन में नहीं। अगर ये चीज़ पता चल जाती है तो फिर उसका ब्याज मार दो, ख़त्म कर दो, माने मॉरेटोरियम ऑफ द इंटरेस्ट मॉरेटोरियम कर दो, लेकिन असल लो। ये तो पहला कारण। दूसरा, उसने बोला कि कई बार कुछ स्टेट्स कुछ पर्टिकुलर टाइम में नुकसान में होते हैं, मैंने एग्रीकल्चर अच्छा नहीं होता, सूखा पड़ गया होता है, बाढ़ आ गई होती है। तो जब भी कोई स्टेट ऐसे दौर से गुजर रहा है उस टाइम के लिए उसका जो लोन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको दिया है उसे राइट ऑफ कर दो, मैंने डिलीट कर दो, मिटा दो रबर से, और जब वो ठीक हो जाए तो फिर से लिख दो। माफ नहीं करो, राइट ऑफ कर दो। राइट ऑफ होता है कुछ समय के लिए वो चीज़ नहीं मेंशन करना, लिखना नहीं। एक ये कदम उठाओ। तीसरा, उसने बोला कि अभी के अभी भारत सरकार द्वारा जितने भी लोन स्टेट गवर्नमेंट को दिए गए हैं उसमें एक वादा किया जाए कि जितने भी ये लोन हैं इनको रीशेड्यूल कर दिया जाए। रीशेड्यूल मतलब कि नए सिरे से 20 साल के लिए और बढ़ा दिया जाए, और जो रीशेड्यूलिंग पे नया इंटरेस्ट चार्ज हो वो वही रेट पे हो जिस रेट पे सेंट्रल गवर्नमेंट को खुद को लोन मिलता है, मैंने ज़्यादा वाला इंटरेस्ट ना ले। डन कर दिया। तीसरा और चौथा, उन्होंने बोला कि आज के बाद कभी भी जो लोन देना है सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट इस बात का ध्यान रखेगी कि स्टेट गवर्नमेंट ने फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाई थी, फिस्कल कंसोलिडेशन करने की तरफ कदम उठाए थे। और अगला बोला कि लोन माफ़ भी करो, लेकिन कैसे कि एक स्टेट ने अपने बजट में जितना फिस्कल डेफिसिट घटाया उसका उधर से उतना लोन माफ़ करा दो। कुल मिला के इस तरह के पॉइंट बता के लोन वाले हालात को सुधारने के उसने कुल मिलाकर के अब हम इन सारे फाइनेंस कमीशन की इवेल्युएशन करेंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आई? समझ आई? क्वेश्चन करना है तो सेस चार्ज घटाओ, तो ये पढ़ के ऐसा ना लगे कि फाइनेंस कमीशन ही कहता है लगाने को। वो तो हाथ जोड़ रहा है कि प्लीज, और हाथ तभी जोड़ते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। अगर हमारे कंट्रोल में तो ऐसा थोड़ा कहेंगे इसको घटाओ, ऐसा बोलेंगे ये आज से खत्म, सेंटर स्टेट के बीच में। इस क्लॉज का मीनिंग ही है कि इसको फाइनेंस कमीशन के परव्यू से बाहर रखना है। इसका मीनिंग ही यही है, पंगा ही इसलिए लिया गया। अगर सेस सरचार्ज भी शेयर होता तो इसको सिंपल टैक्स ना बोल देते। फिर क्यों ऐसा मोदी कहेगा कृषि कल्याण टैक्स, ऐसे जनता को अलग से क्यों बताना कि हम कुछ नया टैक्स लगा रहे हैं? ऐसा ही बोल दो आज से सर्विस टैक्स 14.5% है ना। राज्यों को मौका क्यों देना है कहने का कि ये नया सेस लगा दिया, बोझ डाल दिया जनता के ऊपर, अब जनता ये सामान नहीं ले रही। हम अगर स्टडी करें, असेसमेंट करते हैं स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक के फाइनेंस कमीशन का असेसमेंट अगर देखा जाए तो एक कंक्लूजन निकल करके आता है। वो क्या
कुल मिलाकर के आपको इस बात को तो मानना होगा कि हर फाइनेंस कमीशन के द्वारा सेंटर को बोला गया कि स्टेट को शेयर ज़्यादा दीजिए, माने सेंटर से स्टेट का शेयर अक्सर बढ़ता ही चला गया। डन? ये पहली बात। तो यहाँ पे खुशी होनी चाहिए कि स्टेट ज़्यादा सुधरेंगे। हर बीतते साल के साथ स्टेट्स की हालत और ज़्यादा खराब होती चली गई, माने सेंटर से स्टेट की तरफ डेवोल्यूशन बढ़ता चला गया और स्टेट्स डेफिसिट भी बढ़ते चले गए, माने स्टेट और डेफिसिट होते चले गए और सेंटर का कंट्रीब्यूशन भी बढ़ता चला गया। इसमें दो चीज़ें देखने वाली हैं। अब इससे कंक्लूजन क्या निकलती है कि लोन वाला प्रोपोर्शन बहुत बढ़ता चला गया, पहली बात। दूसरी, देश का डेवलपमेंट भी हुआ है। डेवलपमेंट हुआ है तभी तो नए सरकारी नौकरियां, नई भर्तियां, नए लॉ एंड ऑर्डर, ये सारी चीज़ें डेवलपमेंटल एक्टिविटी ये सब हुई हैं। खर्चा सड़कें, नहरें, रेलवे, बस, बिजली, पानी, घर सब दिया, तभी तो फिर डेफिसिट भी बढ़ा। तो कुल मिलाकर के शेयर ऑफ द स्टेट्स इन द सेंट्रल पूल बढ़ा है, लेकिन स्टेट्स का डेफिसिट भी बढ़ा है, तो स्टेट्स के ऊपर लोन का बर्डन भी बढ़ा है। तो स्टेट इस समय कुड़की की हालत में है, माने कि बैंक सिचुएशन जिसको हम कह सकते हैं। ये नोटिस करने वाली बात। जितने भी फाइनेंस कमीशन गुजरे उन्होंने प्रयास किया कि अगर किसी वे में डायरेक्टली शेयर बढ़ा दिया या किसी वे में वॉल्यूम ऑफ रेवेन्यू बढ़ा के शेयर को घटाया, ठीक है। लेकिन ऑल इन ऑल जो अगर एब्सोल्यूट अमाउंट में देखेंगे तो प्रीवियस के कंपैरिजन में शेयर बढ़ता ही चला गया, कहीं पर भी कम करने का प्रयास नहीं किया गया। मुद्दे की बात यह है कि हर फाइनेंस कमीशन के द्वारा यह प्रयास किया गया कि जो बैकवर्ड, स्पेशल एरिया, जो अंडर डेवलप्ड स्टेट्स हैं, इन केस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट लाइक एजुकेशन, लाइक हेल्थ, लाइक हायर एजुकेशन, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, इनको प्रमोट करना है। और जो फुली डेवलप्ड स्टेट हैं उनको बूस्ट देना है इस बात का कि आप लोग तो डेवलप्ड ही हैं। नेचुरली हर फॉरेन इन्वेस्टर आपके पास आएगा, नेचुरली हर बैंकिंग फैसिलिटीज़ आपके कंट्री स्टेट में खुलना चाहेंगी। आप देख सकते हैं बैंक ज़्यादा कौन से स्टेट्स में होता है, डेवलप्ड स्टेट्स। तो जितने ज़्यादा बैंक्स हैं वो आपके पास होंगे, जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं वो यहाँ पे लगना चाहेंगी, जितने ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं आपके पास आने चाहेंगे। तो जब आपको डेवलपमेंट का ये फ़ायदा मिल ही रहा है तो आप इस फायदे के थ्रू अपने स्टेट का रेवेन्यू बढ़ाने के प्रयास कीजिए और सेंटर के ऊपर कम से कम डिपेंड करने की कोशिश कीजिए, ताकि जो सेंटर से वो 42% आ रहा है उसका थोड़ा ही आपको देना पड़े, ज़्यादा बाकियों को दे दें। आप अपने आप की ग्रोथ को सेल्फ ड्रिवन कर लीजिए एंड आपको एक इंजन ऑफ ग्रोथ बन जाना चाहिए बाकी देशों के लिए, बाकी राज्यों के लिए। जैसे कि गुजरात, जैसे कि पंजाब, इनको बोला इंजन ऑफ ग्रोथ बनिए, तो ये इंजन ऑफ ग्रोथ का काम करते थे। जैसे पंजाब, हिमाचल, बिहार, यूपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, इन सब राज्यों से आने वाले लोगों को रोजगार देता था। ओके, आई बात समझ में? और पूरी कंट्री को हैंड टूल प्रोवाइड करता था पंजाब। मैंने वर्ल्ड में हैंड टूल इंडस्ट्री मानी हुई है इंडिया की। इंडिया पंजाब बोले तो जलंधर, तो वर्ल्ड में सिर्फ 2-3 ही बाजार हैं हैंड टूल इंडस्ट्री के, उसमें से एक जलंधर का माना जाता है। मैंने जलंधर में वर्ल्ड लेवल एक्सपोर्टर्स बैठे हुए हैं, जिनका वर्ल्ड के टॉप एक्सपोर्टर्स, ये कोई हैरानी वाली बात नहीं। और अगर आपको कहे कि अगर कोई जलंधर का इंडस्ट्रियलिस्ट हैंड टूल वाला बोल दे कि हम इंडिया में टॉप कंट्री है, तो आप ये मत सोचना कि इंडिया में जलंधर में बैठा। इंडिया में हैंड टूल इंडस्ट्री है ही मेन औरंगाबाद और जलंधर। औरंगाबाद में 2-3 फैक्ट्री हैं, जलंधर। अगर वो बोल रहा है तो वो सही बोल रहा है, ठीक है, आपको मान के चलना है। तो मुद्दे की बात यह है कि डेवलप्ड स्टेटों को ये शिक्षा दी गई और अंडर डेवलप्ड को सपोर्ट करने की कोशिश की गई। अब अंडर डेवलप्ड स्टेट्स को ये बोला गया कि आप इस हैबिट में ही डूब मत जाइए कि आपको तो पैसा आ जाना है और आप उसी के तहत बढ़ जाएंगे। आपको जो पैसा आता है आप उस पैसे का ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट एजुकेशन में कीजिए, हेल्थ में कीजिए, ताकि आपके यहाँ के लोग डेवलप हो जाएं, एजुकेटेड हो जाएं, अनपढ़ता में फंसे ना रहें। और तीसरा, जल्दी से जल्दी